और वो कहते हैं कि अब बहुत हो गया, जय श्री राम नहीं, यहाँ जय माँ काली कह लूंगा और भी कुछ कह लूंगा, जय माँ काली कलकत्ते वाली, आपको याद होगा दोस्तों। तो ये सब कुछ कह लूंगा लेकिन जय श्री राम यहाँ नहीं चलेगा। उसके अलावा मुसलमानों के खिलाफ जो तमाम आग उगलने की कोशिश भाजपा करती रही पूरे चुनाव के दौरान, और खासकर 2019 से लेकर के 2021 के दौरान जो सारी घटनाएं घटी हैं, और अलग अलग ढंग से सांप्रदायिक विद्वेष पैदा करने की कोशिश, अलग अलग ढंग से कैसे पूजा के नाम पर राजनीति, कैसे सरस्वती पूजा के नाम पर राजनीति, और पंडालों के नाम पे क्या क्या नहीं हुआ। जो लोग कलकत्ता से या जो लोग वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि किस ढंग से वेस्ट बंगाल को, जहां की एक अलग ढंग की संस्कृति रही है, उसको बांटने की कोशिश हिंदू और अन्य के बीच में की गई, और उसमें भाजपा सफल नहीं हुई। और साथ साथ इस बांटने वाली राजनीति में कुछ लोग भूले भटके पहुंच गए थे, जिनमें मुकुल रॉय का नाम भी शामिल है दोस्तों, और उनके बेटे दोनों आज वापस आ गए। लेकिन इसके साथ साथ और भी बहुत लोग हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। सवाल यह है कि अभी ममता बनर्जी ने यह भी दावा किया है सुमन जी कि चुनावों के दौरान मुकुल रॉय ने हमारे साथ गद्दारी नहीं की, जिन लोगों ने गद्दारी की है उन्हें हम वापस पार्टी में नहीं लेंगे। तो क्या उनका इशारा शुभेंदु अधिकारी की ओर है? सुमन जी, क्या ममता बनर्जी ने यह साफ कर दिया है कि चुनाव से पहले जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी उनकी वापसी अब नहीं होगी, जबकि बहुत से विधायक और नेता टीएमसी में वापस आना चाह रहे हैं? तो सवाल यह है सुमन जी कि उनका भविष्य क्या होगा? क्या भाजपा अब टीएमसी से आए हुए नेताओं पर भरोसा कर सकेगी? वैसे शुभेंदु अधिकारी को तो नेता प्रतिपक्ष उसने बना ही दिया है। शुभेंदु पर थोड़ा सा चाहता हूं बात करें, और उसके साथ साथ एक नाम और भी आता है, वह है दिनेश त्रिवेदी, जो बिल्कुल गायब हैं, पर्दे से बिल्कुल गायब। कभी मिनिस्टर हुआ करते थे, रेल मंत्री बनाया, क्या क्या नहीं किया, राज्यसभा भेजा। ये सब लोग विकेट दर विकेट, या कहें तो नेता दर नेता विकेट गिरता हुआ दिखाई दे रहा है यहां पे। सर, मैं पहले दिनेश त्रिवेदी के बारे में बोल लूं। ये बीजेपी का एक एमपी जो उनका साथ राज्यसभा में रहता है, उन्होंने जिस दिन दिनेश त्रिवेदी ज्वाइन किया उस दिन मेरे को फोन करके बताया था। आप चेक कर सकते हैं। दिनेश त्रिवेदी जब भी तृणमूल से भागावात करके दूसरे पार्टी में गया है, वो ये उसका तीसरा भागावात था। उस वक्त उस पार्टी को बड़ा चुनाव में झटका लगा। उसने दिनेश त्रिवेदी इससे पहले तृणमूल से भागावात करके मनमोहन सिंह के पास, कांग्रेस के पास जाने की कोशिश किया था। तो 2014 में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा था। तो बीजेपी का वो एमपी मेरे को बताया था दिनेश त्रिवेदी चला आया, इसका मतलब है बंगाल में हम लोग हारने वाले। दिनेश त्रिवेदी वो मैस्कॉट है जो जिस पार्टी में जाता है उस पार्टी को डुबाता है। दिनेश त्रिवेदी के बारे में जितना कम बात करेंगे उतना अच्छा रहेगा। आप शुभेंदु अधिकारी के बारे में बात करना चाहते हैं, मैं थोड़ा सा बंगाल का पर्सपेक्टिव आपको देना चाहता हूं। लोगों का एक दूसरा सोच है, शुभेंदु का क्राइसिस या शुभेंदु का टक्कर ममता का जो नेफ्यू है अभिषेक बनर्जी से है, बिल्कुल नहीं है। अगर कोई 2009 से बंगाल की पॉलिटिक्स को स्टडी करेंगे, जब से ममता बनर्जी लगभग बंगाल को ग्रीप कर रहे थे, 2009 में कांग्रेस के साथ मिलकर 26 सीट जीते थे, उसके बाद 2011 में पावर में आ गए। उस वक्त से शुभेंदु अधिकारी wanted to be the number 2 of the TMC। उसका फैमिली का यही सोच है जे हम लोग बंगाल की चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। तो शुभेंदु अधिकारी के साथ मुकुल राय का पहला टक्कर था। जितना देर तक मुकुल राय तृणमूल में था, मैं 2017 में वो तृणमूल छोड़ा, लेकिन 2016 तक उसका ज्यादा पासी तृणमूल का कमांड था। ये 2009 से 16 तक तृणमूल के अंदर मुकुल राय के साथ शुभेंदु अधिकारी का फाइट था। तो ममता ने जब ये इशारा किया तो बिल्कुल शुभेंदु अधिकारी की तरफ इशारा किया, क्योंकि मैं अगर पॉलिटिकल हिस्ट्री में जाता हूं तो ये पुराना उन लोगों का फैमिली का एक ट्रेडिशन है। वो किसी को अपना जो अपना जागीर समझते हैं। हमारे हिसाब में ईस्ट मिदनापुर, वहां पे किसी दूसरे को पैर नहीं रखने देता है। वो सोचता है ये अपना जागीर है। मैं 98 का एक इंसिडेंट आपको याद करा दूंगा। उस वक्त का जो रेवेन्यू सेक्रेटरी था, प्रणब मुखर्जी का बहुत खास बंदा था, सेनगुप्ता। उन्होंने कांग्रेस के टिकट से ये जो कांठी जो
शुभेंदु अधिकारी का होम सीट है, वहां पे लड़ने के लिए गए थे कांग्रेस के कैंडिडेट। उस वक्त कांग्रेस था, उस वक्त टीएमसी नहीं आया था। उन्होंने उसको भी बेइज्जत किया, उसके उसको बहुत मेलिंग किया था। उस वक्त कांग्रेस से इन लोगों को इनका पिताजी को, शुभेंदु अधिकारी का पिताजी को सस्पेंड करा दिया था। तो ममता जब अपना टीएमसी बनाया, तब ममता के साथ शुभेंदु ममता के साथ 2006 के बाद जुड़ गए और शुभेंदु का राइज होता रहा। लेकिन कि शुभेंदु का पॉलिटिक्स का दो प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम तो है जो वो अपने आप को बहुत ज्यादा नंबर देते हैं, वो अपना जो एक्चुअल वैल्यू है उसको समझते नहीं है। क्यों मैं ये बोल रहा हूं, आप इलेक्शन के पहले देखेंगे बहुत दिन तक वो ये बोलता रहा, मैं शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट दिलीप घोष जो वेस्ट मिदनापुर से आता है, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट मिला के 35 सीट है। और झारग्राम तीनों जो पुराना मेदिनीपुर कहते हैं, ये तीनों, ये 35 सीट में हम लोग 35-0 बीजेपी को देंगे। रिजल्ट जब आया तब दिखा गया ये 35 सीट में सिर्फ मैं रिपीट करता हूं, सिर्फ 11 सीट बीजेपी को मिला है। ईस्ट मिदनापुर में बीजेपी और टीएमसी बराबरी में रहा। वेस्ट मिदनापुर में जो ज्यादा ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे बीजेपी का पूरा साफा हो गया। 16 में से मेरे ख्याल से 11 सीट टीएमसी को मिला। और झारग्राम जो पूरा ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, 4 सीट, वहां पे 4 में से 4 बीजेपी हार गए। आपको याद रखना पड़ेगा सर, 2019 के इलेक्शन में सारा 35 सीट में बीजेपी लीड कर रहे थे लोकसभा की आंकड़े के मुताबिक। तो शुभेंदु अधिकारी ऐसा कोई लीडर ही नहीं है। लेकिन वो होता है ना, जो एक मिनिस्टर है, उसको बड़ा चढ़ा के हम लोगों ने एक ऐसा इमेज बना दिया कि वो बहुत बड़ा लीडर है। लेकिन अभी उसको अपना जो मैं बोलता हूं, जो अपना जो हैसियत है, वो अपने ये असेंबली इलेक्शन में वो सामने आ गया। इसके बाद ये जब मुकुल राय छोड़ देगा, मतलब छोड़ दिया ही है, तो मुकुल राय को पता है और कितना एमएलए अभी बीजेपी से वापस आ जाएगा। मैं 2 एमएलए के बारे में तो बोल ही रहा हूं, जो अभी आज से झंडा उठा दिया है, बगावत का झंडा उठा दिया है बीजेपी के खिलाफ। तो ऐसे आप अगर देखेंगे, मैं ब्रॉडली व्हाट आई वांट टू से, मैं ब्रॉडली अगर आंकड़े के बारे में बोलूं, जो बंगाल में 294 का सीट था, उनमें से 128 सीट में बीजेपी ऐसे लोगों को कैंडिडेट किया था जो तृणमूल से आया है या बीजेपी के बाहर से आया है। तो ये 128 जो उम्मीदवार थे, मैं पिछले बार भी आपको बोला हूं, इनमें से 50 भी बीजेपी के साथ नहीं रहेगा अगला 6 महीने में। क्यों? क्योंकि ये लोग अमित शाह एक अच्छा सेल्समैन है मेरे ख्याल से। वो जो अमित शाह से थोड़ा सा ऑब्सेस हूं, लेकिन उसका भी प्रेस कर रहा हूं। वो जब शेयर मार्केट में काम करते थे, मेरे ख्याल से अच्छा शेयर बेचते थे। वो थोड़ा सा शायद सब कुछ को ब्लू चिप बोल के बेच दिया होगा। तो बीजेपी को भी बंगाल में ब्लू चिप बोल के बेचा था। लेकिन अभी सब लोग देख रहे हैं कि भाव क्या है। अभी यूपी और कोई बेवकूफ नहीं है, सब तो कंगना रनावत नहीं है ना, जो सोचेंगे कि यूपी में बीजेपी जीतने वाले हैं। और सब लोगों को मालूम है जितिन प्रसाद क्या लीडर है। तो ये लोग क्यों बीजेपी में रहेंगे? मैं आपको नाम करके बता रहा हूं ना, जिन लोगों को बहुत ऊंचे दर्जे देके बीजेपी ने बुलाया था। जैसे हमारा कलकत्ता शहर का बगल में जो सिटी है, जो सॉल्ट लेक सिटी है, उसका जो मेयर था सब्यसाची दत्त, वो अभी से भागवत का झंडा दिखा दिया। वो बोल रहा है जो मुकुल राय बहुत जो बोला है ठीक बोला है। अनुपम हजरा, जिसको भी बीजेपी ने नेशनल सेक्रेटरी बनाया था, बीजेपी का पूर्व स्टेट प्रेसिडेंट राहुल सिन्हा को हटा के अनुपम हजरा को नेशनल सेक्रेटरी बनाया था। वो भी आज मुकुल राय का पार्टी छोड़ने के बाद ही बोल दिया है मुकुल राय जी ने जो किया है ठीक किया है। तो ये सब बंदे अभी बीजेपी में नहीं रहेंगे। ब्लू चिप जो बीजेपी का शेयर का वैल्यू 2021 का 2 मई के पहले था ना, वो ब्लू चिप का वैल्यू तो नीचे आने लग गया है। और जोगी जी और मोदी जी का जो परफॉर्मेंस है, वो एक दूसरे को रन आउट जरूर कर देंगे। कौन किसको रन आउट पहले करता है, मोदी जी जोगी जी को करता है या जोगी जी मोदी जी को करता है, ये देखने वाला चीज है। और खराब बात यह है जो मोदी जी का जो रनर है अमित शाह, वो भी किसी को रन आउट करने के लिए तुले है। जो ये जो तीनों का ट्रायंगल है ना,
कौन किसको रन आउट करेगा, कौन पहले पैविलियन में जाएगा, ये किसी को सोच में नहीं है। लेकिन जो दूसरे लीडर है उनको तो सारा देखना पड़ रहा है। ये अमित शाह जी कहां है, जेपी नड्डा गायब है, और योगी आदित्यनाथ आखिर तक बंगाल की कैंपेन के लास्ट फेज में नहीं आया। राजीव जी आप चेक कर लीजिएगा, उन्होंने बोला था उनका कोविड हुआ है, ठीक है। तो ये सारे लोगों को देख के क्यों लोग किसके भरोसे में बंगाल में बीजेपी में रह जाएंगे। देखिए ये तो सबको पता चल गया है 2026 में भी बीजेपी बंगाल में नहीं आएगा। तो बीजेपी का रह गया है क्या 3 साल 2026 तक वो शायद सेंट्रल में है। लेकिन अमलेंदु जी तो बोलना बहुत दिन से बोल रहा है कि नेशनल गवर्नमेंट बनेगा। अभी मैं अमलेंदु जी का सपोर्टर हूं, मेरे को भी बीजेपी का जितना सोर्स है बोल रहा है यूपी इलेक्शन के बाद अमित शाह जी शायद दुबई में रहेंगे, बेटे के साथ आईपीएल के बारे में डिस्कस करते रहेंगे। दूसरा बात है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। तो अमलेंदु जी का जो प्रपोजल है मेरे ख्याल से वो लागू हो जाएगा, नेशनल गवर्नमेंट हो जाएगा। तो नेशनल गवर्नमेंट जो हो जाए, जब हो जाएगा तब बीजेपी में जितने सारे ये मर्सिनरी को इन लोगों ने लाया था, ये क्या पॉलिटिक्स करेगा। इससे पहले अच्छा है कम से कम ममता के पास रहने से कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। ममता शायद उन लोगों को, देखिए आप जो बोल रहे थे जितिन प्रसाद के बारे में, नेशनल मीडिया इतना बोला, ठीक है। जितिन प्रसाद मनमोहन सिंह के गवर्नमेंट में, यू कैन चेक राजीव जी, वो एक एमओएस था, सिर्फ एमओएस, ठीक है। मुकुल राय उस कैबिनेट में रेल मिनिस्टर था। लेकिन नेशनल मीडिया आज ये नहीं बोल रहा है कि एक कैबिनेट मिनिस्टर जो जिसको बीजेपी जाने से सब लोग बोल रहे थे बीजेपी के पास डोनाल्ड ट्रंप का छोटा भाई आ गया है, आज नहीं बोल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का छोटा भाई चला गया। ये नहीं बोलता है। ये गोदी मीडिया का बहुत बड़ा चीज है। जब